साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय 30, जिसका शीर्षक है भारत में शिक्षा का विकास। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास होता है। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास के संबंध में। तो प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वह व्यक्तिगत स्तर पर किए गए। इन प्रयासों में कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार हैं, जैसे कि पहला उदाहरण दे सकते हैं 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मद्रास की स्थापना की। याद रखिएगा, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मद्रास की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। दूसरा उदाहरण 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। इसके बाद 1800 में लॉर्ड वेल्लेसली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। किंतु यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया और ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम था वो इंग्लैंड में ही दिया जाता रहा। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकें जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सकें। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया? तो इससे कुछ कारण थे। जैसे इसमें पहला कारण था क्योंकि प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। दूसरा, मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों को उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साहित थे। अब हम लोग बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत की जो होती शिक्षा के बारे में। तो इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। मतलब 1813 में घोषणा होती है, परंतु 1823 तक विवाद के कारण कोई भी पैसा नहीं आ पाता है। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। इनमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो याद रखिएगा, नाम ही केवल हिंदू कॉलेज है, परंतु शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। तो याद रखिए कहाँ पर? कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया गया। अब आगे चलते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद जो होता है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी, इसके बारे में देख लेते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था? तो लोक शिक्षा की सामान्य स्थिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक थे और दूसरा दल आंग्ल शिक्षा समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया।
तथा वे दो धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा जो है वो शिक्षा का माध्यम भारतीय अर्थात देसी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद से शिक्षा को के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र की, जो ये 1835 में देते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा अर्थात इंटेलेक्ट एवं प्रवृत्ति टेस्ट से अंग्रेज हो। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषीय इंटरप्रेटर्स की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी विवरेशन सिद्धांत या डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। मतलब ऊपर वालों को शिक्षा दे दो तो वो धीरे धीरे छन के नीचे तक पहुंच जाएगी। अब अगला है थॉमसन के प्रयास। थॉमसन के प्रयास में क्या था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन, इनका कार्यकाल था 1843 से लेकर के 53 तक, 1843 से 53 तक, ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा जो है शिक्षा का माध्यम रह गई। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। अब बात करते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जो ये आता है आपका 1854। तो यह क्रम याद रखते रहिएगा क्योंकि कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। सर चार्ल्स वुड, जो अर्ल ऑफ एबरडीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। तो याद रखिएगा, जो ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थी। कौन कौन सी सिफारिशें थी? तो इन सिफारिशों को देख लें। पहली सिफारिश थी कि इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इस प्रकार अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सिमट कर रह गया। दूसरा, इसने सुझाव दिया कि गाँव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और उसके अधिसदस्य अर्थात फेलोज होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे तथा उपाधियां, डिग्री देंगे। तीसरी सिफारिश क्या थी कि इस आयोग ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का सुझाव दिया। तो ये सुझाव याद रखिएगा। चौथा जो है, इसने जो ये आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच था, इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण था? स्त्री शिक्षा पर इसमें बात की गई थी। पांचवा था, इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। छठा, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य था शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना। सातवां,
सातवां जो इसमें सिफारिश थी वो थी, इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष तथा सेकुलर होनी चाहिए। आठवां, इसने इस बात की घोषणा भी की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। तो 1857 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1840 से लेकर के 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणति तब मिली जब JED, कौन नाम याद रखिएगा, JED बेथुन स्कूल इन्हीं के नाम पे चलते हैं। तो JED बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद तथा काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। मुख्यतः बेथुन के प्रयत्नों द्वारा ही कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई और इन्हें सरकार की अनुदान एवं निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। तो याद रखिएगा जो बेथुन स्कूल थे ये मेनली महिला शिक्षा से संबंधित थे। इसी काल में पूसा अर्थात बिहार में स्थित जगह है, तो पूसा में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड द्वारा, मतलब चार्ल्स वुड के काल में ही, जब ये 1854 का आता है, इसी समय आपका पूसा में, बिहार के पूसा में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यीकरण हुआ तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। इस काल में शिक्षण संस्थानों में प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। अब बात करते हैं क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास। तो इसमें सबसे पहले बात आती है हंटर शिक्षा आयोग की। कौन सी? हंटर शिक्षा आयोग। यह आता है आपका 1882-83 में। तो यह क्रम याद रखिए। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है 1854 में, इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग आता है 1882-83 में। इसमें क्या था? तो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। इसमें वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई। मतलब 1870 के बाद से क्या किया गया, जो शिक्षा है वो प्रांतों के अधीन कर दिया गया, क्योंकि प्रांतों के सीमित संसाधनों के कारण वे इस दिशा में अपेक्षित व्यय नहीं कर पा रहे थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालय के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि जो आपका पहले आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो आता है वो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित था, जबकि यहाँ पर जो हंटर शिक्षा आयोग आता है 1882-83 का, यह केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही स्ट्रिक्टली सीमित था। इसका कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। तो यह कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा, इसको कहीं कथन के रूप में पूछा जा सकता है। इस आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए, तो उन सुझावों को देख लेते हैं। तो पहला सुझाव था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। दूसरी सिफारिश थी, इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण 9 संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। तीसरा, इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। एक है साहित्यिक खंड। तो साहित्यिक खंड में क्या था कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, तथा दूसरा था व्यवहारिक खंड। इसमें विद्यार्थियों के व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए कार्य करना था। ये तो 3 थे। चौथा जो सिफारिश थी वो क्या थी? चौथी सिफारिश थी, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। तो इसमें भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। हंटर शिक्षा आयोग के सुझावों के आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ तथा भारतीयों ने इसमें सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, जब अंतर शिक्षा होगा था कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तो पंजाब विश्वविद्यालय यह आपका 1882 में, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है यह आपका 1887 में, ये प्रमुख थे। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। सन 1902 में सर टॉमस रैले, कौन? सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे रैले आयोग भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। तो यहाँ याद रखिएगा, जो आपका पहला वाला आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच, वो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित था, परंतु हंटर शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित नहीं था, वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित था। जो कि ये तीसरा जो आता है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो रैले आयोग था, वो भी क्या था? वो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित था, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नहीं था। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या किया गया? तो क्या सिफारिशें थी? पहला, विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों अर्थात फेलोज की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य या फेलोज मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। तीसरा, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो किया गया। ठीक है, सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का अधिकार दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती थी। चौथी बात क्या की गई इसमें कि अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा पांचवी बात क्या थी कि उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख और 5 वर्षों तक के लिए यह राशि स्वीकृत की गई। छठा इसमें क्या किया गया? तो छठा प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, यह जो अधिनियम आता है ये लॉर्ड कर्जन के समय में आता है। तो कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना था, उन्हें सरकारी भक्त बनाना था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। अब हम बात करते हैं शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 के बारे में। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा, कौन सा? बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। तो याद रखिएगा, पहली रियासत थी जिसने अपनी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। 1906 में राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। मेनली गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की थी। शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। अब बात कर लेते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की। किसकी? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये आता है 1917-19 में, या सीधे आप 1917 याद रखिए। तो वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर, कौन? डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इनका कार्य क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनको उसकी समीक्षा करनी थी। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबंध था, किंतु इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थी।
इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का गहन अध्ययन किया। तो इसका जो क्षेत्र था वो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक था। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालयकालीन शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। इस आयोग की सिफारिशें निम्न प्रकार की थीं। तो इनकी सिफारिशों को देख लेते हैं। तो पहली सिफारिश इनकी ये थी कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, तो 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को हाई स्कूल के पश्चात अर्थात 10th के पश्चात नहीं अपितु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। मतलब 12 के बाद जो है उन्हें 3 साल के लिए पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए, जैसे कि बीए अब होता है। यह निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। कैसे हो? इसमें पहला बताया इन्होंने कि विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करके, दूसरा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा इसमें क्या काम कर सकते हैं कि वे छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। अब इनकी जो दूसरी अनुशंसा थी या सिफारिश थी वो क्या थी? तो विश्वविद्यालयों से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। तीसरी सिफारिश इनकी थी कि विश्वविद्यालयों को पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्तपूर्ण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग एंड ऑटोनोमस संस्थानों के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। चौथी सिफारिश क्या थी कि महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा अर्थात अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें भी इन्होंने महिला शिक्षा की बात की। पांचवी सिफारिश क्या थी? बस ये 4 सिफारिश थी। तो 1916 से लेकर के 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय कौन कौन से? मैसूर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं 1916 से लेकर 1921 के मध्य में। 1920 में, कब? 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। अब बात कर लेते हैं हम लोग द्वैध शासन के अधीन शिक्षा की। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा सरकार ने शिक्षा संबंधी मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेना बंद कर दी। यद्यपि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को 1902 से दी जा रही सहायता उदारतापूर्वक जारी रही। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें शिक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बना सकी, किंतु लोकोपकारी पुरुषों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहे। अब इसके बाद आता है आपका हार्टोग समिति। कौन सा? हार्टोग समिति। तो इस हार्टोग समिति का याद रखिएगा, ये आती है 1929 में। तो यह क्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? सबसे पहले आपका आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, फिर आता है हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, फिर आपका आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रैले कमीशन जो आता है 1902 में। इसके बाद आपका आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, और ये फिर आपका है हार्टोग समिति 1929 में। तो शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में सर फिलिप हार्टोग, इनका पुराना नाम क्या था? सर फिलिप हार्टोग के अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थी। क्या क्या सिफारिशें थी? तो इनकी पहली सिफारिश थी कि समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। दूसरा, केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहिए। तीसरी बात क्या थी कि विश्वविद्यालयकालीन शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। यह तो हार्टोग समिति की सिफारिश थी। अब बात करते हैं शिक्षा की सार्जेंट योजना। कौन सी? शिक्षा की सार्जेंट योजना। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। सर जॉन
सार्जेंट जो है वो भारत के शिक्षा सलाहकार थे इस योजना के अनुसार। तो इस योजना के अनुसार क्या क्या किया गया? तो पहली चीज़, 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व माध्यमिक अर्थात प्री प्राइमरी या प्रारंभिक एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था। 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। 11 से 17 वर्ष के आयु समूह के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को के 2 भाग होने चाहिए। कौन कौन से? पहला विद्या विषयक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन, दूसरा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा अर्थात टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि तकनीकी वाणिज्यिक एवं कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी इनकी सिफारिश थी या जो इन्होंने इनकी बात थी कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाए। और चौथी बात थी कि 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। मतलब इन्होंने टाइम फिक्स किया कि 20 वर्ष में सारे वयस्कों को साक्षर बनाया जाए। और पांचवी बात थी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर इसमें बल दिया गया। मतलब इसमें विकलांगों की शिक्षा की भी बात की गई। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था तथा इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। यद्यपि यह एक सशक्त व प्रभावशाली योजना थी, किंतु इसमें उन उपायों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। साथ ही इंग्लैंड से शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न था। तो याद रखिएगा, यह जो सार्जेंट शिक्षा की सार्जेंट योजना आती है कब आती है? 1944 में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मूलभूत शिक्षा की जो वर्धा योजना थी या भारतीय प्रयास था, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना यह आपकी आती है 1937 में। तो अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा अर्थात बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो नाम याद रखिएगा। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी। गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है तथा इसने इन शिक्षित भारतीयों की विद्वता अप्रभावी हो गई है। इससे इन शिक्षित भारतीयों की जो विद्वता है वो अप्रभावी हो गई है। इस योजना को मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जाना गया। इस योजना में निम्न प्रावधान थे। कौन कौन से? पहला प्रावधान था कि पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तीसरा, कक्षा 2 से लेकर कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात दी जाए। चौथी बात, शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क पर आधारित होनी चाहिए अर्थात मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये प्रावधान किए गए। तो शिक्षा की यह योजना नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी। इस योजना के पीछे यह भावना थी कि इससे धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा तथा इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। यह शिक्षा सहकारिता एवं बच्चों पर केंद्रित थी, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने तथा कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र देने का यह योजना जो है वो खटाई में पड़ गई। तो बस इतना याद रखिएगा, वर्धा योजना 1937 में आती है और इसकी किसकी अध्यक्षता में? तो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। तो यह कांग्रेस के द्वारा इस समिति को गठित किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ। तो सबसे पहले बात आती है राधा कृष्णन आयोग की। किसकी? राधा कृष्णन आयोग। यह आयोग 1948 से लेके 49 में था, अर्थात 1948-49 में आता है। तो नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व है। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। क्या क्या सिफारिश की? तो पहली सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, मतलब कक्षा 12 तक का बच्चा पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन से? पहला, सामान्य शिक्षा। दूसरा, सरकारी शिक्षा। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा। तीसरी बात इसमें कही, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि
आवश्यक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा इनका ये कथन कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। पाँचवीं, महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश न दिया जाए। छठा, विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। सातवां, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, मतलब यूजीसी जो है ये इसी आयोग राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही गठित किया गया था, का गठन किया जाए। आठवां सिफारिश इसमें क्या थी? आठवीं सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा से अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाए। नौवां, विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। यह 11-11 सप्ताहों के 3 सत्र में विभाजित हो। 10वीं बात क्या थी कि जहां राज्यों की भाषा एवं मातृ अर्थात स्थानीय भाषा का माध्यम समान न हो वहां संघीय भाषा फेडरल लैंग्वेज अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दिया जाए। जहां राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो वहां छात्रों को परंपरागत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं का चयन करना चाहिए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 में 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। तो याद रखिएगा यूजीसी कब गठित हुई थी? तो 1953 में। वो किस आयोग की सिफारिश पर? तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। तदुपरांत आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य जो है वो यूजीसी के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग की। कौन सी? कोठारी शिक्षा आयोग। यह आपका आता है 1964-66 में। तो जुलाई 1964 में डॉक्टर DS, पूरा नाम याद रखिएगा, DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, नीतियों एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड एवं यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की आलोचना की तथा शिक्षा नीति को इस प्रकार लचीला बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया। कौन कौन से? तो पहली बात थी कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, शिक्षा के लिए 3 भाषाई फार्मूला मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करने की बात की गई। तीसरी बात इसमें क्या कही गई कि राष्ट्रीय आय का 6% तथा GDP का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। ये कोठारी आयोग की सिफारिशें थी। चौथी इसमें बात क्या कही? अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना। पांचवा, कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास करना। छठा, विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा का समानीकरण करना, इक्विलाइजेशन करना। आठवां, सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाना। अब आगे देखें शिक्षा के विकास से जो नवीन प्रयास किए गए उसमें कुछ 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, याद रखिएगा, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर आपका 1986 में, कब? 1986 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो एक तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, फिर 1986 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। फिर 2002 में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया। जैसे कि आपके कोठारी आयोग में ही चर्चा की गई थी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद 2010 में क्या किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का कानूनी रूप से परिवर्तनीय कार्य है। अब बात कर लेते हैं देसी भाषाई अर्थात वर्नाकुलर या स्थानीय शिक्षा के विकास के संबंध में। तो 19वीं शताब्दी तक देसी भाषाई
शिक्षा राज्यों का मामला था। यह मुख्यतः स्थानीय समृद्ध जमींदारों की दया पर निर्भर था। जैसा कि 1835, 1836, 1838 बंगाल एवं बिहार में देसी भाषाई शिक्षा संबंधित विलियम एडम्स की रिपोर्ट में इसकी अनेक खामियों पर प्रकाश डाला गया। 1843 से लेकर 53 उत्तर पश्चिमी प्रांत अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स जोनाथन के अनुप्रयोग पर इस प्रांत की प्रत्येक तहसील में एक सरकारी विश्वविद्यालय को आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने तथा देसी भाषाई विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक सामान्य विद्यालय खोलने की भी योजना बनाई गई, मतलब जहां पर टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा सके। फिर 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिन्यूट में देसी भाषाई शिक्षा की सशक्त वकालत की थी। फिर 1854 में आपका चार्ल्स वुड के डिस्पैच में देसी भाषाई शिक्षा के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया। क्या क्या कि जो देसी भाषाई शिक्षा है इसके स्तर में सुधार किया जाए, सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सामान्य स्कूल की स्थापना। फिर आपका 1854 से लेकर के 1854 से 71 सरकार ने माध्यमिक एवं देसी भाषाई शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। इस काल में देसी भाषाई स्कूलों की जो संख्या है वो उसमें 5 गुना की वृद्धि हुई। फिर आपका 1882 में हंटर आयोग आते हैं। हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को देसी भाषाई शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार के संबंध में विशेष कदम उठाने चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा को स्थानीय शिक्षा के माध्यम से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर 1904 में आपका शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय वो विश्वविद्यालय शिक्षा नीति थी आपकी, तो 1904 की शिक्षा नीति ने स्थानीय शिक्षा के विकास एवं इसके लिए और अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। फिर 1929 में हार्डोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की अंधकारमय तस्वीर प्रस्तुत की। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने देसी भाषाई विद्यालयों को प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान किया। अब बात कर लेते हैं तकनीकी शिक्षा के विकास के संबंध में। तो 1887 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई तथा 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में पूना के ओवरसीयर्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया तथा उसे बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। गुइंडी इंजीनियरिंग कॉलेज को मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। इसी प्रकार 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ हुआ। 1835 में लॉर्ड कर्जन ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा इत्यादि के उन्नयन एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके प्रयत्नों से ही पूसा, जो बिहार में स्थित है, पूसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय ने देश के अन्य भागों में स्थापित कृषि महाविद्यालयों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई। अब हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो सीमित रूप से ही सही, लेकिन सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु इस संबंध में परोकारी भारतीयों के प्रयास ज़्यादा सराहनीय थे। सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उठाए गए कदम निम्न कारणों से प्रभावित थे। कौन कौन से? पहला, प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा आधुनिक शिक्षा के संबंध में किए गए प्रदर्शन, ईसाई मिशनरियों में मानवतावादी नौकरशाह। दूसरा, प्रशासन के निम्न स्तरीय पदों हेतु भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की योजना तथा इंग्लैंड के व्यापारिक हितों को पूरा करने की आवश्यकता। इसलिए सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर जोर दिया। तीसरा, सरकार की यह उम्मीद कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। चौथा, सरकार की यह अभिलाषा थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएंगे तथा इससे ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित्व मिलेगा। साथ ही यह शिक्षा ब्रिटिश विजेताओं तथा उनके प्रशासन का महिमा मंडन करेगी। इस प्रकार अंग्रेजों की योजना थी कि वे आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग कर अपनी सत्ता को भारत में सुदृढ़ एवं स्थायी बना देंगे। अगला, भारतीय शिक्षा की परंपरागत पद्धति से धीरे धीरे प्रशासनिक कर्मचारियों की मांग में गिरावट आ रही थी, विशेष रूप से 1844 के पश्चात, जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। छठा, जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करने से देश में निरक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1911 में निरक्षरता का जो प्रतिशत था वो 84% था, मतलब 84% लोग निरक्षर थे तथा जो 1921 में बढ़कर 92 हो गए। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था साक्षरता की दर जो है वो घट रही थी या निरक्षरता बढ़ रही थी। जैसा कि 1911 में कितना था,
84% लोग निरक्षर थे, जबकि 1921 में ये बढ़ के कितने हो गए, 92% लोग हो गए। निरक्षरता में वृद्धि से मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक खाई चिंताजनक रूप से चौड़ी हो गई। अगला इसमें क्या था, शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिए जाने से यह आम भारतीयों की पहुंच से दूर हो गई तथा उच्च एवं धनी वर्ग तथा शहरों में निवास करने वाले लोगों का इस पर एकाधिकार मोनोपॉली हो गया। अगला, अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की। क्यों? पहला, सरकार समाज के रूढ़वादी तबके को नाराज नहीं करना चाहती थी। दूसरा, तत्कालीन उपनिवेशी शासन के लिए किसी प्रकार से फायदेमंद भी नहीं था। अगला इसमें जो कारण थे, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। 1857 के अंत तक देश में केवल 3 चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में थे। अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी केवल एक था, रुड़की, जिसकी स्थापना यूरेशियाई लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी, न कि भारतीयों को। तो यह पूरा चैप्टर यहाँ पर भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से होता है, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।